महोदय, हमारे देश में बहुत से बड़े बड़े कारखाने हैं जिनमें हमारे राष्ट्र का धन और रुपया पैसा लगा है, लेकिन उत्पादन के स्वरूप जो परिणाम हमको आना चाहिए था वह परिणाम नहीं मिला और उसके विपरीत हमें बराबर हानि ही उठानी पड़ रही है। इसी प्रकार से अगर व्यक्तिगत क्षेत्र में धन लगाने को मना कर दिया जाए या व्यक्तिगत क्षेत्र में भी इस तरह से धन लगाने के लिए एक प्रकार से मनाही कर दी जाए या इस प्रकार के कानून बना दिए जाएं जिससे व्यक्ति विशेष उस उद्योग के क्षेत्र में आगे आए, नहीं तो मैं समझता हूँ हमारा देश बहुत बड़ी गलती करेगा। इस बिल के विषय में जब कुछ सोच विचार किया जा रहा था तब बहुत से दूसरे देशों के कानून इस संबंध में बनाए गए। विधेयकों को मंगवाकर देखा गया। देखने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे कि जहाँ जहाँ इस प्रकार के प्रश्न हैं उन देशों ने इस समस्या को किसी नीति या किसी सिद्धांत के बल पर उसको हल नहीं किया, किंतु तात्कालिक व्यवहारिक आधार पर तय किया। हमारे जैसे देश की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम केवल समाजवाद की लाइन पर इसका स्वागत करें और इस प्रकार का कानून बना दें तो सार्वजनिक क्षेत्र में चाहे उपलब्धि कितनी कम क्यों न हो, लेकिन व्यक्तिगत क्षेत्र में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अगर वह उद्योगों में अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो जब तक वह पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और इस प्रकार से कानून का आशय पूरे का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इन तीनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया गया और इस परिणाम पर पहुंचा गया कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए कि जिससे दोनों का आशय पूरा हो जाए। नीति और सिद्धांत की रक्षा भी हो जाए, लेकिन नीति और सिद्धांत के होते हुए भी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए अपने देश में अच्छी अवस्था लानी ही चाहिए। ऐसा न हो कि हम समाजवाद के जोश में जो व्यक्तिगत क्षेत्र के विषय हैं दोनों प्रकार की गवाहियाँ आई, इस प्रकार का एक समूह ऐसा आया कि जो दोनों चाहते थे कि उनके एकाधिकार के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए और वह बराबर अपने उद्योग को उस सीमा तक ले जाएं कि लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिले और दूसरे लोग जो उस क्षेत्र में आते हैं उनको लाइसेंस न मिले। और इस प्रकार अगर कोई 5,000 रुपये की चीज़ है उसको कोई 10,000 रुपये में बेचना चाहे तो जो उपभोक्ता हैं वह उसको 10,000 में लेने के लिए विवश हो जाए, क्योंकि जब उपभोक्ता को उनके सिवाय और कहीं बाज़ार में वह वस्तु नहीं मिलेगी तो वह उसको उस दाम पर खरीदने को विवश हो जाएगा। गरीब जनता के लिए यह भी मुमकिन नहीं है कि वह ऊंचे दाम पर अनाज खरीदे। उपसभापति महोदया, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए मैं तमाम सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि जब जब बजट में कर की वृद्धि का प्रस्ताव आता है मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं और इसीलिए समर्थन करता हूं क्योंकि मेरी यह राय है कि जब तक हिंदुस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं उन सब का संग्रह न करें तब तक हमारी जो योजना है वह कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकती। बदकिस्मती है कि हमारी वैसी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है और इसीलिए हमें विदेशों से कर्ज़ा लेना पड़ता है। विदेशों से कर्ज़ा लेना कोई शर्म की बात नहीं है।
सब सरकारें लेती हैं और उससे काम चलाती हैं, लेकिन हमारा बराबर यह निजी विचार रहा है कि देश में जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनसे टैक्स लिया जाए और अमीरों से ज़्यादा लिया जाए तथा गरीबों से कम लिया जाए। यह हमारा विचार बराबर रहा है, लेकिन मेरी शिकायत है कि अभी जो हमारी सरकार है वह समाजवाद की स्थापना के लिए बात करती है, किंतु इसकी जो आर्थिक नीति है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की है, गंगा जमुना की नीति है। और यह जो गंगा जमुना की नीति है वह मुल्क के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कितने दिन तक यह चलेगी यह तो पता नहीं, और इसीलिए हमारी सरकार कभी कभी अमीरों पर रहम करती है। उनसे तो इतना टैक्स लेना चाहिए कि हमें बाहर के जो देश हैं उनसे कर्ज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ ही साथ जो मध्य वित्तीय दर्जे के लोग हैं जिनकी माली हालत अच्छी है उनसे भी टैक्स लिया जाए और गरीबों से कम लिया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जो हमारी समाजवाद की नीति है वह तो अपनी जगह पर सही है, योजना भी हम करते हैं, लेकिन जो हमारी आर्थिक नीति है वह गलत है, और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति है उसको ही हम ढोए जा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि चूंकि हम प्रजातांत्रिक समाजवाद को मानते हैं इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था रखे हुए हैं। दुनिया में जो भी प्रजातांत्रिक समाजवाद की परिभाषा है उसे हमने पढ़ा है, लेकिन जो वित्त मंत्री साहब दलील देते हैं वह समझ में नहीं आती है। प्रजातांत्रिक समाजवाद क्या होता है? यह कि प्रजातांत्रिक तरीके से उसकी योजना बनाएंगे और इसीलिए ही उसे प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं, लेकिन उसमें टाटा भी रहेंगे, बिड़ला भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, मज़दूर भी रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वे भी रहेंगे। तो यह तो कभी चलता नहीं है, लेकिन चल रहा है। सरकार को इस नीति का परित्याग करना पड़ेगा, और जब तक वह इस नीति का परित्याग नहीं करती है तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं होगी, और तब तक हमारी जो हालत है वह कभी सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए हम अपनी सरकार से बराबर कहते हैं कि जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, जो बड़े उद्योग हैं, मूल उद्योग हैं, बैंक हैं, सबका जल्दी से जल्दी समाजीकरण करना चाहिए जनता के लिए।